नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति मंजूर। पेपर लीक मामले में भाजपा नेता का भाई गिरफ्तार। उत्तराखंड में अगले 4 दिन ओलावृष्टि की आशंका। उत्तराखंड के बजट पर विधानसभा की मोहर। बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस। धामी 30 प्रजातियां छोड़कर बाकी पेड़ काट सकेंगे आम लोग। उत्तराखंड के शिक्षक उत्तर प्रदेश और बिहार में दे रहे हैं ड्यूटी। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन पर केंद्र सरकार का निर्देश होगा लागू। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर एक सुर में बोले पक्ष के विधायक। भर्ती के 3 घपलेबाजों की संपत्तियां होंगी जब्त। पेपर लीक मामले में भाजपा नेता का भाई गिरफ्तार। इंटरमीडिएट के 3,324 छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। रुद्रपुर में आधी रात में हड़कंप, धारा 144 लागू। हल्द्वानी के पास गांव में पुलों पर 3 माह में निर्णय ले सरकार। कैबिनेट ने राज्य की नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत राज्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए कई सेवाओं पर 7% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य प्रोत्साहन और छूट देने वाले निर्णय भी लिए गए हैं। कैबिनेट ने उत्तराखंड कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में बदलाव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को गैरसैंण विधानसभा भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 7 प्रस्ताव आए जिन्हें कैबिनेट ने अनुमोदन दिया। नई पर्यटन नीति के तहत नए पर्यटन उत्पादों और सेवाओं जैसे हेली टूरिज्म, कैरवान टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कैब ऑपरेटरों को 100% पूंजीगत सब्सिडी देने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही नई और पुरानी पर्यटन इकाइयों को कार्य विस्तार को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने उत्तराखंड कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में बदलाव पर भी मोहर लगाई। इसके तहत अब सरकारी सेवाओं में तैनात कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु के बाद उसकी विधवा पुत्र वधु को भी मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दी जाएगी। अभी तक नियमावली में सिर्फ मृतक के पुत्र का ही जिक्र था। ऐसे में अब विधवा का पुत्र वधु को भी नियमावली में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने ऋषिकेश योग महोत्सव के दौरान आयोजित हुए ड्रोन शो को कराने वाली कंपनी के भुगतान को मंजूरी दे दी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में ड्रोन शो के आयोजन के लिए सिंगल बिड आई थी। इसे देखते हुए अब कैबिनेट ने ड्रोन शो आयोजित करने वाली एजेंसी को 72 लाख के भुगतान की अनुमति दे दी है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था। उत्तराखंड का बजट वर्ष 2023-24 पर विधानसभा ने मोहर लगा दी है। विपक्ष के वॉकआउट के बीच रात 10 बजे बजट प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ध्वनि मत से बजट को मंजूरी दे दी गई। विपक्ष की अनुपस्थिति में करीब सरकार को बजट पास कराने में बेमुश्किल 30 मिनट का वक्त लगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष दत्तू खंडूरी ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया और 77,407 करोड़ रुपए के बजट में कई नई योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किया गया है, तो पूर्व से चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट प्रदेश के समावेशी विकास को परिलक्षित करता है। 6:30 बजे के बाद बजट प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने चर्चा शुरू की थी, जहां सत्ता पक्ष विधायकों ने बजट को ऐतिहासिक और राज्य के विकास का बजट बताया, वही विपक्ष ने बजट को सिरे से खारिज कर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करीब 1 घंटे तक धाराप्रवाह रूप से सरकार के हालिया अहम फैसले और बजट प्रावधानों पर विस्तार से सदन को जानकारी दी। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के दोबारा बजट पर विचार रखने पर सत्ता पक्ष ने विरोध किया। कहा कि नेता सदन के भाषण के बाद किसी अन्य के बोलने परंपरा नहीं है। इस पर कांग्रेस विधायक भड़ककर बैल में आ गया। कुछ देर बाद नोकझोंक के बाद कांग्रेस विधायक वॉकआउट कर सदन से चले गए। विपक्ष की अनुपस्थिति में विभागवार बजट प्रस्ताव रखे गए। हरिद्वार जेईई परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कांड में फरार चल रहे भाजपा के मैंगलोर मंडल के पूर्व अध्यक्ष 50,000 के इनामी आरोपी संजय धारीवाल के भाई सुशील कुमार धारीवाल को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी प्रमुख रेखा यादव ने बताया कि गुरुवार को भाजपा नेता संजय धारीवाल के भाई सुशील कुमार धारीवाल सिर्फ सुशील उर्फ सतीश कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी मोहम्मदपुर जट कोतवाली मैंगलोर को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। सुधीर ने हरियाणा में अपने आवास में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाया था। एसआईटी की माने तो सुधीर कुछ वर्ष पूर्व पैरामिलिट्री फोर्स में से कांस्टेबल के पद से रिटायर हुआ था। इस केस में अब तक आयोग के 2 अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, उनकी पति ऋतु अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार आदि कई गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बेरोजगारों आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले ऐसे युवा जिन पर प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज हुए उन्हें सरकार वापस लेगी। गुरुवार को बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम ने यह घोषणा की। सदन में करीब
8 घंटे बजट प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के अहम फैसले गिनाए, वहीं इशारों में पूर्व में भर्ती की लापरवाही पर भी निशाना साधा। अपना संबोधन शुरू करते हुए सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व उत्तराखंड के प्रति उनके लगाव का जिक्र किया। नकल विरोधी कानून पर सीएम ने कहा कि पेपर लीक मामले में विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, जबकि मैंने सख्ती बरती और 60 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा, पहले से चल रहे कामों को भी ठीक किया, देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया। विपक्ष को नसीहत देते हुए सीएम ने कहा कि युवाओं के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आयोजित किसी भी प्रक्रिया में कोई धांधली नहीं हुई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य आंदोलन के लिए 10% 36 आरक्षण को भी मंजूरी दे दी गई है। विपक्ष ने चुटकी लेते हुए सीएम से कहा कि लोग कहते हैं पेपर लीक हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बताइए यशपाल जी, नकल माफिया के गिरोह में किसी ने झांका, किसने जेल में डाला, पहले भी हो सकता था। उत्तराखंड में विकास कार्यों, खेती, किसानों के लिए अब पेड़ों को काटने में दिक्कत नहीं आएगी। राज्य सरकार ने लोगों की परेशानी को देखते हुए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव का निर्णय लिया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने गुरुवार को सदन में बताया कि सरकार जल्द ही ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करने जा रही है, जिससे कुछ प्रजाति के पेड़ों को छोड़कर अन्य पेड़ों को काटने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी होगी। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और लोग अपनी जरूरत के अनुसार पेड़ काट सकेंगे। उत्तराखंड के जिन शिक्षकों में तैनाती धारचूला, भीमताल, टेहरी, पौड़ी के दुर्गम क्षेत्रों में है, वो करीब कोई 6 तो कोई 14 साल से दिल्ली, यूपी और बिहार में सेवाएं दे रही हैं। शिक्षा विभाग भी इन्हें प्रतिनियुक्तियां भेजकर भूल गया। प्रश्नकाल में विधायक दिलीप रावत के सवाल से इसकी पोल खुली। विधायक दिलीप रावत के प्रतिनियुक्ति के सवाल में विभाग ने बताया कि एक शिक्षक 2009 से दिल्ली, 6 उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी अपने मूल शिक्षा विभाग छोड़कर शिक्षा विभाग दूसरे विभागों से सेवाएं ले रहा है। उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के ग्राम लछमपुर, नकायल, विजयपुर व पहाड़ पानी को सड़क और पुलों से जोड़ने के मामले में दायर अवमानना याचिका को गुरुवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर सरकार को 3 माह के भीतर निर्णय लेने को कहा कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी आदेश दिए कि इस संबंध में सभी दस्तावेजों के साथ 2 सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन सरकार को दें। उक्त मामले को लेकर पूर्व में दायर जनहित याचिका उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर 2020 को सरकार का पक्ष दर्ज करते हुए बिना किसी विलंब के उपरोक्त ग्रामों को सड़क और पुलों से जोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक इस पर प्रगति नहीं हुई। पूर्व के आदेश का पालन न करने पर गुरुवार को अवमानना याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि हल्द्वानी जैसे विकसित शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाँव को सड़क और पुलों की सुविधा नहीं दी गई है। इस कारण वर्षा काल में यहाँ के निवासी सारी दुनिया से पृथक हो जाते हैं। सूखी नदी की बाढ़ को पार करने के लिए जीवन जोखिम में डालना पड़ता है। रुद्रपुर में गुरुवार रात 11 बजे से एसडीएम के आदेश के बाद अग्रिम आदेश तक धारा 144 लागू कर दी गई। रात को पुलिस ने बुनियादी कर जैसी धारा 144 लागू करने की सूचना प्रसारित की तो रुद्रपुर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। 6 दिन से राम मनोहर लोहिया मार्केट को बंद कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे व्यापारी देर रात एकत्र हो गए। शुक्रवार को प्रशासन का संभावित एक्शन को देखकर व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। इसी बीच प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनीजा ने शुक्रवार को संभावित प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में रुद्रपुर बाजार बंद का ऐलान कर दिया था। देर रात करीब 11 बजे एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी और एसपी सिटी मनोज कत्याल डीडी चौक में पहुंचे। इस बीच मौके में पहुंचे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और व्यापारी नेता संजय जुनीजा से उनकी वार्ता हुई। इस दौरान व्यापारियों की ओर से संभावित प्रशासनिक कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया गया। वहीं एसएसपी ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि उधम सिंह नगर जिले समेत पीएसी और नैनीताल जिले की पुलिस फोर्स के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी कल रुद्रपुर में तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि धारा 144 लिए जाने से प्रशासन के निर्देशों के अनुसार के अनुपालन के लिए पुलिस बल सुबह से तैनात रहेगा। कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। गुरुवार को शून्यकाल में सरकार के ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पेंशन केंद्रीय विषय है, इस मामले केंद्र का निर्देश लागू होगा। हालांकि नई पेंशन योजना केंद्र की प्राथमिकता है और उसका पालन किया जा रहा है। शनिवार में ये मुद्दा कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने उठाया था। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2005 से केंद्र सरकार ने पुरानी लाभकारी पेंशन योजना बंद करते हुए नई योजना लागू की है। नई पेंशन अंशदायी योजना के नतीजे काफी बुरे हैं। देश का कोई भी कर्मचारी इसके पक्ष में नहीं है। तिवारी ने कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि 80,000 रुपये मासिक वेतन में रिटायर होने वाला कार्मिकों को 3-3 हज़ार रुपये तक पेंशन मिली है। दूसरा डर युवा भी की नई पेंशन के धन का हिस्सा केंद्र सरकार बाजार में निवेश करी, जिससे जोखिम की स्थिति बन सकती है। तिवारी ने कहा कि कई राज्यों में दोबारा से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का लिया गया। उत्तराखंड में भी राज्य कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को पुरानी पेंशन योजना को लागू
करना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भुवन कापड़ी और सुमित हृदयेश ने भी कहा कि 60 साल तक सेवा करने के बाद कर्मचारी खुद का चौराहे पर खड़ा पा रहे हैं। जिस वक्त आर्थिक सहायता की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तब वह खुद को असहाय पाता है। ऐसे में सरकार को कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री अग्रवाल ने कहा कि पेंशन योजना का विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विषय है और राज्य सरकार केंद्र से तय नीतियों का ही पालन करती है। राज्य कर्मचारियों द्वारा समय समय पुरानी पेंशन योजना के लिए दिए जाने वाले मांग पत्रों को लेकर केंद्र सरकार को भेजा जाता है। सरकार के जवाब पर संतोष जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष इंदु खंडूरी ने विधायक मनोज तिवारी की सूचना को आग्रह कर दिया। गैरसैंण 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल डंडी कंडी में आते मरीज और सामान्य और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सांसद सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की खामी की तस्वीर पेश की। डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अपने उत्तर में घिर गए। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सकों बाकी स्टाफ की कमी को दूर करने का प्रयास कर रही है। जल्द ही 300 MBBS डॉक्टर मिलने जा रहे हैं। प्रश्नकाल में झपरेड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार जाती ने यह मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या चिकित्सकों की कमी से जनता स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर में जी नहीं लिखा देख वीरेंद्र का पाला पड़ गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के मुकाबले 400 से ज्यादा पद खाली है। हरिद्वार में हालत बहुत खराब है। कपकोट से विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि उनका क्षेत्र सबसे दूरस्थ क्षेत्र है। लोगों को उपचार के लिए 100 से 150 किलोमीटर तक आना पड़ता है। कुछ समय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में एक रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त करने का आदेश दिया था, पर आज तक वो नहीं आई। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने कहा कि उत्तरकाशी जिले में विशेषज्ञ डॉक्टर तक नहीं है। धीरे धीरे विधायकों ने भी स्वास्थ्य मंत्री की घेराबंदी शुरू कर दी। ज्वालापुर विधायक इंजीनियर रवि बहादुर ने कहा कि मंत्री अपने उत्तर भाषण में कहते हैं डॉक्टरों की कमी से जनता को कोई असुविधा नहीं है, जबकि डॉक्टर तो है ही नहीं। विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मंत्री से पूछा कि प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या कितनी है। गड़े के सवाल के जवाब मंत्री ने माना कि कुछ क्षेत्रों में वास्तव में लोगों के अस्पताल के काफी दूरी तय करनी पड़ती है। डंडी कंडी में भी जाना पड़ता है। रेडियोलॉजिस्ट को भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द होगी डॉक्टरों की कमी दूर, कहना है धन सिंह रावत का। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 2856 पद के मुकाबले 2442 डॉक्टर नियुक्त हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 1236 स्वीकृत पदों के मुकाबले 536 ही नियुक्त हैं। इस कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में 351 और 2021-22 में 181 डॉक्टर की तैनाती की गई। एक महीने के भीतर 300 MBBS डॉक्टर और मिलने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों को 22 मार्च को 171 फैकल्टी मिल जाएंगी। सीएम उन्हें नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। आने वाले यात्रा सीजन में केदारनाथ मार्ग में देश विदेश के तीर्थ यात्रियों को सरकारी स्तर से 15 मिनट की वाईफाई सेवा फ्री मिलेगी। इस दौरान तीर्थयात्री इंटरनेट से जुड़े कार्य कर सकेंगे। केदारनाथ में संचार सेवा को लेकर यात्रियों की काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों को बेहतर संचार सेवा देने के लिए सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि निजी मोबाइल कंपनियों के टावर भी धाम में उपलब्ध हैं, किंतु जब BSNL की इंटरनेट सेवा का कुछ समय तीर्थयात्री लाभ ले सकें, इसके लिए ठोस कदम शुरू किए गए हैं। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों से केदारनाथ धाम में BSNL का टावर लगाया जाएगा। इसके लिए जगह और अन्य जानकारी जुटाने की टीम केदारनाथ रवाना हुई है। जल्द ही केदारनाथ धाम में यह टावर लगा दिया जाएगा। इस बार प्रति यात्री को केदारनाथ धाम में 15 मिनट निःशुल्क वाईफाई सेवा दी जाएगी। इसके लिए यात्री के मोबाइल नंबर पर वाईफाई सेवा के लिए पासवर्ड डालते ही समय भी रजिस्टर हो जाएगा। जैसे यात्री का 15 मिनट का समय पूरा होगा, स्वयं ही इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। इसी तरह हर यात्री को यह सेवा मिल सकेगी। उधर यात्री सीजन में केदारनाथ धाम में करीब 20 से 30 हजार यात्री प्रतिदिन पहुंचता है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को केदारनाथ मंदिर परिसर और आसपास में निःशुल्क इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना सरकार, प्रशासन और BSNL के लिए सुंदर पहल है।